अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज सिंध का बजट पेश कर दिया गया। वफाक का बजट जो था वो तकरीबन 10 जून को पेश किया गया और आज 13 जून को सिंध का बजट पेश किया गया और KPK यानी खैबर पख्तूनख्वा के बजट पेश कर दिया गया। हम ज़्यादातर फोकस करेंगे सिंध की बजट की तरफ। चैनल 5 और मेट्रो 1 TV चैनल से बराह रास्त आप ये स्पेशल बजट ट्रांसमिशन देख रहे हैं। इस बजट ट्रांसमिशन में हमने ताजिरों को मदऊ किया है कि उनसे हम बातें करेंगे और पूछेंगे, लेकिन मेरे साथ कोस्ट होंगी सना हारून, और सना हारून भी मेरी साथ मिलकर जो है मेरी मुआवनत भी करेंगी और मुझे कुछ गाइड भी करेंगी। बहरहाल ये तमाम चीज़ें होंगी और हम देखेंगे कि इस बजट के प्रोग्राम में और मज़ीद क्या क्या सूरत होंगी। मेरे ख्याल में मेहमानों को तारुफ करा दूँ मैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक, अगर आप इजाज़त दें तो। नहीं बिल्कुल आपको मेरी इजाज़त की ज़रूरत नहीं। अच्छा जी, आज सबसे पहले तो मैं वक्त ज़ाया किए बिना सबसे पहले मैं अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करवा दूँ। मेरे पहले मेहमान हैं जनाब अवैस थानवी साहब। अवैस थानवी साहब का नाम कोई ढका छुपा नहीं है, बहुत ही बड़ी शख्सियत है और ये हैं जनाब चेयरमैन हैं साउथ रीजन आबाद के। मेरे दूसरे मेहमान हैं जनाब महमूद हामिद, ये सदर है पाकिस्तान ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स एंड कॉटेज इंडस्ट्री और इसके साथ साथ इनका दूसरा जो तारुफ है वो सीनियर वाइस चेयरमैन है सूबाई टैक्स कमेटी कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स। दोनों हजरात का बहुत शुक्रिया कि यहाँ तशरीफ लेकर आए। जी सुना। बिल्कुल बात शुरू कर लेते हैं क्योंकि जब उस दिन 10 जून को जब बजट पेश किया गया था वफाक का, तो बड़े मतलब मायूसी थी क्योंकि जो एक हमेशा से हम ये कहते हैं कि आवाम दोस्त बजट नहीं आता, तो उस दिन बड़ी मायूसी थी। लेकिन आज जो सिंध का बजट पेश किया गया है, थोड़ा सा फिर वही वाली बात है, जो सैलरीड तबका है उनके लिए थोड़ी सी गुड न्यूज़ है और वो ये है कि जो 1 ग्रेड से 16 ग्रेड के जो मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहों में 12% इजाफा किया गया है और 20 ग्रेड से 22 ग्रेड के जो 17 ग्रेड से 22 ग्रेड के जो मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहों में 10% और पेंशन में 8% इजाफा किया गया। ये तो थोड़ा सा एक खुशाइन बात है, तो जो तनख्वाहदार तबका है उनके लिए थोड़ा सा अच्छी लेकिन खबर है। ये तनख्वाहें बढ़ती हैं सिर्फ सरकारी मुलाजमीन के लेकिन हम तो को उस ये फायदा कैटेगरी होती में है, आते ही नहीं है। निजी सेक्टर वालों को तो किसी की तनख्वाह नहीं बढ़ती। हमारी तो तनख्वाहें मिल जाए टाइम पे तो बड़ी बात बड़ी है। बात होती है तो बढ़ने का तो। बहरहाल मेरे ख्याल पे अवैस साहब से एक क्वेश्चन दे दूं मैं, अगर आपकी बिल्कुल इजाजत हो बिल्कुल तो। आप अवैस भाई, क्या सूरत है, कैसे देख रहे हैं वफाकी बजट और सूबाई बजट दोनों? अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका, आपने मदऊ किया। थैंक यू सर। वफाकी बजट आया, उसमें 2-3 चीज़ें आपकी हमारी इंडस्ट्री से रिलेटेड, जो तामीराती शोबे से रिलेटेड जो हैं, वो कुछ चीज़ें बेहतर की, मगर साथ के साथ 1-2 चीज़ें जो एडिशनल हमारे तामीराती शोबे पे लगा दी, उससे जो है वो ऐसा लग रहा है कि हम दोबारा माजी के पिछले 3 साल जिस तरह हमने गुजारे हैं, मज़ीद आने वाले साल भी मुझे लग रहा है कि कोई जो एक्सपेक्टेशंस थी उस एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से हम अपनी आगे के भी साल इसी तरह ही गुजारेंगे, शायद जैसे पिछले 3 साल गुजारे। 2-3 चीज़ें अच्छी हुई हैं। एक FET इन्होंने ख़त्म किया जो कि खुशाइंद है, इनको पहले ही उन्होंने ऐलान कर दिया था। इन्होंने ऐलान पहले कर दिया था मगर चार्ज करते रहे। अभी इन्होंने बजट के ऊपर इन्होंने FET 7% गालिबन था, वो इन्होंने ख़त्म किया, 6% था। इसके अलावा इस्लामाबाद का एक बड़ा काम किया है जो कि मैं अप्रिशिएट करूँगा वफाकी गवर्नमेंट को, कि इन्होंने स्टैम्प ड्यूटी, जो स्टैम्प पेपर ड्यूटी है, 4% से कम करके इन्होंने 1% के ऊपर लेकर आ गए। ये भी एक खुशाइन बात है। दूसरा, एक जो इन्होंने मॉर्गेज फाइनेंसिंग के ऊपर जो आम आदमी आवाम जो अपना घर लेना चाहती है उसके ऊपर जो इन्होंने इकदाम किया है वो भी बड़ा खुशाइंद है कि उसमें, लेकिन उस पर कहा कि स्टेट बैंक जो है इनको खसूसी तौर पर जो है फंड देगा, लेकिन अभी ऐलान नहीं किया उसका। जी वो करेंगे इंशाल्लाह। तो वो भी मेरे ख्याल से उन लोगों के लिए अच्छा हो जाएगा जो लोग अपने घर बनाने का ख्वाब देखते हैं, सैलरीड लोग, क्योंकि आपको मालूम है उस हवाले से तो आजकल आज तक हमारे शहर में, मुल्क में काम नहीं किया गया। ये 2-3 चीज़ें अच्छी हुई हैं। साथ ही साथ ठीक है वैसे साहब, खतरनामे की बात आपको थोड़ा सा यहाँ रोकना पड़ेगा क्योंकि इस वक्त शर्जील इनाम मेमन जो है मीडिया से गुफ्तगू करें। आइए आपको वहाँ बराह रास्त ले चलते हैं। पहले अकरम साहब उसमें बोला था किसकी देखिए असेंबली के अराकीन तनख्वाह नाज़रीन, इस वक्त आप देख रहे थे शर्जील इनाम मेमन की जो है वो इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे और जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और PTI की जानिब से जो एहतजाज किया गया असेंबली के अंदर, उस हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। और इस पे जाने से पहले हम वैसन साहब आपसे बात कर रहे थे, तो आप अपनी बात कंटिन्यू करें। अभी जो शर्जील इनाम मेमन साहब को और नासिर शाह साहब को सुना है और जिस तरह ये फरमा रहे हैं कि फ्रेंडली बजट हमने लेकर आए हैं और आवाम के लिए ये
सूदमंद साबित होगा। तो मेरे ख्याल से अगर ऐसा है तो एहतजाज होना नहीं चाहिए था असेंबली के अंदर, जो आज एहतजाज हुए। अगर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने किया है या PTI के दोस्तों ने किया है तो वो फिर नहीं होना चाहिए था। कम से कम सिंध के बजट पेश करने से पहले स्टेक होल्डर्स को अपने साथ बिठाकर, जिस तरह फेडरल गवर्नमेंट ने स्टेक होल्डर्स के साथ बैठकर मशावरत कर बजट पेश किया गया है, तो सिंध गवर्नमेंट को भी ये चाहिए था कि मशावरत करती, स्टेक होल्डर्स को बुलाते, ताजिर बरादरी के लोगों को बुलाते। तो था PM से मुलाकात तो हुई थी, मुत्तहदा किया, उन्होंने अपना शैडो बजट भी पेश किया था, लेकिन अभी जो हम मुजाहरे देख रहे थे तो उससे तो यही लग रहा है, ऐसा फील हो रहा है कि उनकी बातों तजावीज़ को माना नहीं गया। मैं उन स्टेक होल्डर्स की बात नहीं कर रहा, मैं स्टेक होल्डर्स जो शहर में काम कर रहे हैं, मुल्क में काम कर रहे हैं, सूबे में काम कर रहे हैं, उनको ऑन बोर्ड करना चाहिए था। जैसे विफाक में लोगों को ऑन बोर्ड करके डिफरेंट सेक्टर से लोगों को ऑन बोर्ड करके काम किया गया है, ये करना चाहिए था। और जहाँ तक ये बात करें तरक्याती शोबे के अंदर इन्होंने जो है वो बजट पेश किया है, तो मैं ख़ास तौर पे कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बात करता हूँ। कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर आपके सामने है, बदहाली का शिकार है। हर तरफ आपको रोडें टूटी भी नज़र आती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं। जहाँ ये बात कर रहे हैं K4 के हवाले से, K4 के ऊपर अब तक 40 अरब रुपए लग गए हैं। K4 के ऊपर आज तक, अच्छा वो 40 अरब रुपए खर्च करने के बाद भी अभी भी हमें नहीं मालूम कि इस बजट में मेरे ख्याल से हमारे दोस्त ने फरमाया कि 3 अरब रुपए या 3.5 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। तो मतलब अगर कोई भी ऐसी चीज़ जो आवाम के लिए और पाकिस्तान के लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो, उसको तो पहले काम करना चाहिए। ये K4 का प्रोजेक्ट आज से नहीं है, मैं तो 20-23 साल से सुन रहा हूँ, लेकिन बात ये कि थानी साहब अभी भी जब ये इसकी भी अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है कि जब ये प्रोजेक्ट मुकम्मल होगा तो जो हमारी नीड है उतना पानी वो भी नहीं पूरी होगी, फिर एक और मंसूबा आ जाएगा। चलो, तो पानी का मसला हो गया। आप मैं इनकी तरफ आऊँगा, लेकिन उससे पहले वो छोटी सी बात कनेक्ट कर लें जो आप इस्लामाबाद के हवाले से बात कर रहे थे। इस्लामाबाद की 1% ड्यूटी कर दी, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को क्या फ़ायदे होंगे इस बजट से? देखिए, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को फ़ायदा उस सूरत में होगा अगर आपने ये जो शर्तें लगाई हैं एलिजिबल फाइलर और नॉन फाइलर, इनके ऊपर जो पाबंदियां लगाई हैं इनको नहीं लगाना चाहिए। इनको करना ये चाहिए कि जो देखें, इस वक्त आपके पास टैक्स देने वाले लोग कितने हैं पूरे पाकिस्तान में? 13-14 लाख। यानी आपने ये कह दिया कि उन 13-14 लाख लोगों के अलावा प्रॉपर्टी कोई और नहीं खरीद सकता। 25 करोड़ लोगों की आवाम है यहाँ। तो आपको करना ये चाहिए कि आप टैक्स नेट में शामिल करने के लिए उन्हें ये इजाज़त दें कि वो प्रॉपर्टी ख़रीदें, FBR में वो टैग हो जाए। टैग होने के बाद FBR उनको मुबारकबाद का लेटर दे और उनसे कहे कि आप नाउ यू आर रजिस्टर्ड, और उसके बाद फिर आपका एक साइकिल शुरू हो जाए जो फाइलर्स के साथ शुरू हुआ है। बजाय इसके आपने ये करने के आपने लोगों को बिल्कुल ही बाउंड कर दिया और वो यहाँ नहीं करेंगे इन्वेस्टमेंट, तो क्या हुआ? 2 घंटे की मुसाफत पर दुबई में करेंगे, और मुख्तलिफ जगहों के ऊपर 4% के ऊपर वहाँ टैक्सेस है। यहाँ तो फिर भी फाइलर 15% 14% टैक्स दे रहा है, नॉन फाइलर यहाँ पे 35-40% टैक्स दे रहा है। मतलब आप अगर इतना गहराव तंग कर देंगे तो काम नहीं हो सकेगा, बिजनेस नहीं हो सकेगा, लोगों को अपने बिजनेस को शट डाउन करना पड़ेगा। जी महमूद हामिद साहब, चूंकि आपका ताल्लुक सिंध से, कराची से, आज सिंध का बजट पेश हो गया, सिंध का बजट पेश हो गया तो क्या कहेंगे? देखिए, सिंध का बजट तो हमने उस तरह मुताला नहीं किया। हमने तो अभी शबीर मेमन साहब की तकरीर और उससे अंदाज़ा हुआ है कि जिस तरह के एहतजाज हुआ और जिसके ऊपर हुकूमती अरकान इश्तियाल का इजहार कर रहे थे, नाराज़गी का इजहार कर रहे थे, तो बजट का जो अंदाज़ा उससे हो गया कि वो किसके अंदर क्या है, तो वो तो हम मुताला करेंगे। लेकिन मैं बात करना चाह रहा हूँ वफाकी बजट के ऊपर। देखिए, 17,573 अरब रुपए का बजट पेश किया गया है और जिसके अंदर खसारा है 6,501 रुपए का। इस बजट के ऊपर 680 अरब रुपए के आवाम के ऊपर, गरीब आवाम के ऊपर टैक्स, इजाफी टैक्स लगाएंगे। जो टैक्स हमारे ऊपर ऑलरेडी हैं, जो हम दे रहे हैं, जो हम टेलीफोन के ऊपर दे रहे हैं, जो मोबाइल पे दे रहे हैं, जो हम पेट्रोल पे दे रहे हैं, जो हम बिजली पे दे रहे हैं, और मतलब बिजली के देते हुए रोते हुए दे रहे हैं, मजबूर हैं, उन टैक्सों के अलावा, जी हाँ, उस पर भी दे रहे हैं। उसके अलावा जो है ये हमारे ऊपर एक जो है अज़ाब नाजिल किया गया है। मैं ये कहूँगा कि ये जो बजट है ये क़तन आवाम का बजट नहीं है, ये अशराफिया का बजट है और सिर्फ उनको ही मराद दी गई है। और इस पे कहते हैं कि मरे पे 100 दुर्रे वाली बात ये की गई है
कि आवाम बिजली की वजह से परेशान है, बिजली के नरखों की वजह से परेशान है, बिजली की लोड शेडिंग की वजह से परेशान है, तो वो सोलर की तरफ जा रहे हैं, तो आप उन पर 18% टैक्स लगा दिया। ये क्या जुल्म है? आप कहते हैं हम आवाम की हमदर्दी के लिए काम कर रहे हैं, आवाम के लिए काम कर रहे हैं, आवाम को सहूलतें देना चाह रहे हैं। आप ये देखिए कि इस वक्त पाकिस्तान चौक का इलाका, बंसरोड का इलाका, आराम बाग का इलाका, जो कराची का हब है, कराची का दिल है, कराची की मईशत वहाँ से चलती है, वहाँ पर इस वक्त के इलेक्ट्रिक तकरीबन 1.5-2 महीने से 8-8 घंटे लोड शेडिंग कर रही है, और उस इलाके के अंदर सनती सरगर्मियाँ मुअत्तल होकर रह गई हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। तो मैं जिस शहर के अंदर ये मामलात हों, जिस शहर के अंदर बिजली ना मिल रही हो, पानी ना मिल रही हो, बकरीद के अंदर 18 और 20 हज़ार का टैंकर लोगों ने डलवाया है, पानी का एक छोटा कैन 500 रुपये का मिल रहा हो। केक इलेक्ट्रिक कहती है कि लोग बिजली का बिल अदा नहीं करते, जो खसारे में पीएमटी जारी होती है वहाँ पर लोड शेडिंग होगी। मैं ये पूछता हूँ कि ये कौन सा कानून है? अगर मेरे इलाके के अंदर 5000 कंज्यूमर हैं उनके, अगर उसके अंदर 500 कंज्यूमर चोर हैं, तो उसकी सज़ा जो है आप 4500 कंज्यूमर को दें। हाँ, ये निज़ाम, ये देखें, ये जो है ना, ये चोर अवाम नहीं है, ये इनका अमला है, ये उनका अमला मिलके करता है। देखें, आप देखिए, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि जब वो कुंडा सिस्टम लगा रहे हैं तो उनका अमला ही जाके लगा रहे हैं ना, तो देखिए, काली बेड़े तो उनके इदारे में मौजूद हैं। और मैं आपको बिलाल भाई याद दिलाऊंगा कि हमारे यहाँ तांबे के तार थे जो 70 अरब रुपए के थे या 90 अरब रुपए के थे, वो कहाँ गए? वो किसी की मिल्कियत नहीं थे, वो मेरी मिल्कियत थे और आपकी मिल्कियत थे, वो चला गया। यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेना है मुझे, ब्रेक लेते हैं, फिर दोबारा हम गुफ्तगू जारी रखेंगे। नाज़रीन, यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। खुसूसी ट्रांसमिशन बजट के हवाले से जारी है, आप साथ रहिएगा। लेकिन वेलकम नाज़रीन, प्रोग्राम बजट स्पेशल सेशन में खुशामदीद कहते हैं। वफ़े में जाने से कबल जो है हम सिंध के बजट के हवाले से कुछ डिस्कशन करना चाह रहे थे कि 10 जून को वफाकी बजट आपने देखा, आज 13 जून को जो है सिंध में सिंध का बजट पेश कर दिया गया, इसके अलावा केपी का भी बजट पेश कर दिया गया। लेकिन आज हम सिंध के बजट पे और थोड़े वफाक के बजट पे हम फोकस करना चाहेंगे। टाइम ज़ाया ना हो, मैं आपको ये बता दूं कि आज अवेश थानवी साहब और महमूद हामिद के साथ साथ अब आरिफ पटेल साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है, और सबसे बढ़ के ये है कि आज मेरी होस्ट तब्दील हुई हैं और सना अरुण की जगह शुमाला नवाज़ आ गई हैं। अब शुमाला नवाज़ भी आपको इंटरटेन करेंगी, और आरिफ पटेल साहब आ गए हैं। आरिफ पटेल साहब जो है, इनको वैसे तारुफ तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं इनका सिर्फ एक तारुफ ले रहा हूँ कि वाइस चेयरमैन हैं ये फेडरल टैक्सेशन कमेटी कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, और गोल्ड से इनकी एक्सपोर्ट के ताल्लुक है, और जो भी प्रॉब्लम है, जो भी मसले मसाइल मुश्किलात हम उनसे उस पर करेंगे। जी शुमाला। जी बिल्कुल। अच्छा, मैं ये आपसे सबसे पहले आपसे ही पूछना चाहूँगी कि हम ये देखते हैं कि गोल्ड के जो रेट हैं वो एकदम से बहुत ज़्यादा हाई हो गए हैं, स्टॉक एक्सचेंज एकदम से बहुत ज़्यादा हाई हो गई है। हम ये समझ सकते हैं, आवाम ये समझती है कि बैरूनी सरमायाकारों का जो एतमाद है वो बड़ा बहाल हुआ है, लेकिन बजट से जो उम्मीदें थीं वो तो पूरी नहीं हुई, ये सभी को मालूम है। क्या कुछ असर अंदाज होगा आवाम के रिलीफ में, गोल्ड रेट्स में, या स्टॉक एक्सचेंज में, या मुल्की मईशत में? आवाम को कहीं पे कोई रिलीफ मिलने के चांसेस आपको नज़र आ रहे हैं इस सिंध के बजट में? बहुत कम, क्योंकि ये जो बजट जो अभी का जो बना है ना, ये बजट हमारा तो नहीं है, ये तो बजट IMF का बनाया हुआ है। अच्छा, अगर हम खुद अपनी बजट बनाएंगे तब हमारी तरजीहात होगी, हम अपने आवाम को सोचेंगे, हम अपनी इंडस्ट्री का सोचेंगे, हम एक्सपोर्ट का सोचेंगे, क्योंकि हमारे हाथ में तो कुछ है ही नहीं। कल आपने सुना भी होगा कि फाइनेंस मिनिस्टर ने भी ये कहा है कि हमारे तो ये सारे फिगर लॉक्ड है IMF के साथ। तो इसमें हम क्या इस पर तबसरा करें कि जो चीज़ हमारे इख्तियार में ही नहीं है। जो चीज़ आपने कहा कि गोल्ड की प्राइस ऊपर गई है, गोल्ड की प्राइस इस वक्त अभी आज 3400 से ऊपर गई हुई है, क्योंकि ये इंटरनेशनल जो जंग हो रही है, और कल जो बल्कि आज तो ईरान पे 4000 रुपये बढ़ा है, जी, हाँ, 4600 रुपये बढ़ा है। ईरान पे जो हमला हुआ उसके बाद पे हमला हुआ, खत्ते में उसकी फिर वजह से मामूल देखिए कि ऑयल की प्राइस 9-10% बढ़ गई, गोल्ड की प्राइस बढ़ गई। इसमें स्टॉक 2000 पॉइंट नीचे आ गया। जाहिर है कि ये जब
जंग का माहौल होगा तो स्टॉक एक्सचेंज और ये सारी इकोनॉमी पे इसका असर नेगेटिव होता है। तो इंटरनेशनली एक तो जितनी भी बैंक्स हैं वो डॉलर से बाहर जा रही हैं और उनका रुझान है कि हम गोल्ड में अपनी जो असेट्स हैं वो कन्वर्ट करें। सारे जितनी भी बैंक्स हैं वो सब इसमें कन्वर्ट कर रही है और अब पब्लिक का भी रुझान हो गया है उसके अंदर कि ये एक सेफ हेवन है, इसको सेफ हेवन कहते हैं। हाँ। कि ये क्योंकि गोल्ड एक ऐसी आइटम है कि जो अनसर्टेनिटी में वो एक सेफ हेवन है कि दुनिया में कहीं पे भी आप जाएंगे तो गोल्ड को आप इनकेश करा सकते हैं। ठीक। पाकिस्तान में इसका रोल, क्योंकि पाकिस्तान में अच्छी बात यह है कि इसका एक्सचेंज रेट अपनी जगह पे अभी भी रुका हुआ है। पाकिस्तान की करेंसी का और पाकिस्तान की मईशत का ये गोल्ड के इंपोर्ट प्राइस बढ़ने में कोई रोल नहीं है, ये सिर्फ इंटरनेशनल है। अच्छा, बिल्कुल। ये सारो 760 तो खत्म हो गया। मैं उस पर आता हूँ। हाँ, तो जल्दी जल्दी बता देना ताकि टाइम कम है हमारे पास। हाँ। नहीं तो अभी तो जो इन्होंने पूछा है वो मैं बता रहा हूँ। अच्छा, अब हमारी ट्रेड पे आप आ जाए कि गवर्नमेंट का ये देखिए स्लोगन, आप जितने भी आप एंकर को सुन लीजिए, बिजनेस कम्युनिटी, वो सिर्फ कहते हैं एक्सपोर्ट 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 और एक्सपोर्ट। बिल्कुल। हमारी इंडस्ट्री एक वाहिद एक इंडस्ट्री है कि जो गवर्नमेंट का $1 यूज़ नहीं कर रही है और साल का 50 मिलियन 60 मिलियन डॉलर फिर भी उन्हें दे रही है। चलती हुई इंडस्ट्री, चलता हुआ सेक्टर इन्होंने 6 मई को स्विच ऑफ कर दिया। 760 को इन्होंने सस्पेंड कर दिया फॉर 60 डेज, बगैर इन इंफॉर्मेशन, बगैर एनी इंटीमेशन, बगैर डिस्कशन विद द सेक्टर। दुनिया के किसी मुल्क में ऐसा होता है? 6 मई ऑफ ये 2025। जी हाँ। अच्छा, 60 दिन चलता हुआ बगैर वजह ना बताया गया। सुबह हम उठे हैं तो ये 760 60 दिन के लिए ये सस्पेंड हो गया। हमारी कंपनी में एक प्यून होता है ना, उसको भी बताया जाता है कि भाई तुम्हारा ये कसूर है और कल से तुम नहीं आना। यहाँ पे एक्सपोर्ट का चलता हुआ सेक्टर के हमारे एक्सपोर्ट के कंसाइनमेंट पोर्ट पे पड़े हुए हैं, इंपोर्ट के कंसाइनमेंट पोर्ट में पड़े हुए हैं, कुछ रास्ते में है, इन्होंने स्विच ऑफ कर दिया कि नथिंग डूइंग, या आप अब हम 7 दिन के बाद बताएंगे कि ये एसआरओ को हम रिवाइव कर रहे हैं या इसको सस्पेंड कर रहे हैं। ठीक। दुनिया में मेरा ख्याल है कि अफ्रीका की कोई बिल्कुल लो ग्रेड के भी जो कंट्री है ना, वहाँ पे भी ऐसा नहीं है कि चलती हुई एक्सपोर्ट की इंडस्ट्री। ये देखिए कि हम गवर्नमेंट को फॉरेन एक्सचेंज दे रहे हैं, रेवेन्यू दे रहे हैं, एक्सचेंज दे रहे हैं और हमसे बगैर वजह बताए इन्होंने इसको सस्पेंड कर दिया है। 760 2013 में इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, 13 साल हो गए। ये एसआरओ एक इतना नेगेटिव एसआरओ है कि 13 साल से हम जूते घिस रहे हैं कि साहब इसको आप बिजनेस, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। 13 साल में 25 कमेटियां बन गई, सैकड़ों हमने ये तो एक बड़ी आम सी बात है ना, कमेटी बना दी जाती है। जिस मसले पे हल नहीं निकल रहा होता वहाँ कमेटी बन गई। ये कमेटी काम नहीं कर रही, इसके हल के लिए भी एक कमेटी बना दी जाती है। मतलब ऐसा ही आपका मसला हल हो गया? नहीं हुआ ना, हमारा यही तो इतनी देर से बताने की कोशिश कर रहे हैं। आमिर साहब, आप बताइए महमूद आमिर साहब कि आप सिंध के बजट जो आज हुआ उसको भी देखा आपने, वफाक का बजट भी देखा आपने, बहुत सारी बातें बताई भी, तो आप माशाल्लाह एक सियासी जमात से भी ताल्लुक़ रखते हैं, आपका लाहे अमल क्या हुआ है? देखिए, मैं एक बात ये अर्ज करना चाहता हूँ कि लाहे अमल तो बहरहाल सियासी जमातें तय करती और ताजी बिरादरी भी तय करेगी, लेकिन जो दिखाया जा रहा है रुख कि 10% हमने गरीबों की और मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा कर दिया, तो आप ये देखें कि 10% ये ऐलान कर रहे हैं कि हमने मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा किया और अशाफिया की तनख्वाहों में 600% का इजाफा किया है। काबीना की अरकान की जो तनख्वाहें 35 करोड़ 18 लाख थी वो 68 करोड़ 87 लाख हो गई, और जो पीएम के मुशीर हैं उनकी तनख्वाहें जो 3 करोड़ 70 लाख थी वो 11 करोड़ 30 लाख पे पहुँच गई। तो अच्छा, फिर कहते हैं हम आईएमएफ के हाथों मजबूर हैं। आईएमएफ सिर्फ ये नहीं कहता कि आप टैक्स लगाओ, आईएमएफ ये नहीं कहता कि आप हुक्मरान अय्याशियाँ करें, आईएमएफ ये भी तो कहता है सादगी इख्तियार करो। लेकिन आईएमएफ, सॉरी टू से, लेकिन आईएमएफ ये भी नहीं पूछता कि आप अशराफिया की तनख्वाहें बढ़ा रहे हैं या गरीबों की तनख्वाहें बढ़ा रहे हैं, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए, उन्हें तो सिर्फ फ़र्क ये पड़ता है कि ये हमारे शिकंजे से बाहर ना निकलें बस। अगर बहुत
सादा और सीधी बात कही जाए तो मुझे तो ये नजर आता है। हमारा इस्तेहसाल तो इसी नाम से हो रहा है ना। हमारा जो पेट्रोल है वो हम जो 253 रुपये और 255 रुपये लीटर ले रहे हैं, उसके ऊपर 60 रुपये कॉस्ट है, उसके ऊपर वो टैक्स और लेवी है ना। तो ये जो सारा क्या IMF का कर्जा देना, IMF इसकी इजाज़त नहीं दे रहा कि लेवी कम की जाए, हर 15 दिन के बाद रेट आते हैं। तो मेरे कहने का मकसद है IMF ये भी तो कहता है आप सादगी इख्तियार करें। मैं ये सवाल ये करता हूँ बिलाल साहब कि जो हमारे लोगों का तर्ज़ ज़िंदगी है, हमारी अशराफिया का, वो कहीं से लगता है कि हम एक मकरूज़ मुल्क हैं, कहीं से लगता है कि हम कर्ज़ों के ऊपर चल रहे हैं। हमारे वुज़रा जहाज़ों में सफ़र कर रहे हैं, मौजूद के साथ वुज़रा आला के अपने जहाज़ हैं। आपसे ज़्यादा मखरूज मुल्क अमेरिका है, आपसे ज़्यादा मखरूज मुल्क अमेरिका है, पूरी दुनिया पर वो कर्ज लेना बुरी बात नहीं है, लेकिन उसका इस्तेमाल सही होना चाहिए। लेकिन कर्ज ऐसा हो कि उससे तरक्की कर रहा हो, कर्ज लिया जाता है, मुल्क तरक्की करे, अपने कर्ज खर्चात अयाशियों पूरे के लिए नहीं लिया जाता। अपने अब आप देखें ना महमूद हामिद साहब, इसमें इसमें किरदार अगर बात करें तो सियासी जमात का किरदार मनफी आता है ना इसमें। आज हम बजट पे बात करें, इसमें तो बात ये कि सियासी जमातें, इसका मतलब है कि अपने एक मिशन पे काम कर रही है ना। देखिए बात कोई भी सियासी जमात, मेरा कहना, मैं चूँकि कॉटेज इंडस्ट्री को कहता हूँ, रिप्रेजेंट करता हूँ, असल चीज़ ये है कि आप उसको फोकस नहीं कर रहे। इन्होंने 716 अरब रुपए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में दिए। इसके नतीजे में क्या हुआ है कि वो भी करप्शन की नज़र हुआ, 44% गुर्बत बढ़ गई है। अगर आप इसी चीज़ को, इस रकम को अगर कॉटेज इंडस्ट्री को देते या ये कि आप IT को देते तो ये हमारी एक्सपोर्ट बढ़ जाती। 3 अरब रुपए की जो IT की एक्सपोर्ट है वो 10 अरब पे पहुंच सकती थी अगर हम उसको सपोर्ट करते। हम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ऊपर हम लोगों को आदी बना रहे हैं भीख का, और उसके अंदर करप्शन भी हो रही है। तो हमें फोकस ये करना है कि हमें किसी तरह इस गुलामी से निकलना है, हमें अपनी एक्सपोर्ट बढ़ाना है। हम अपनी एक्सपोर्ट को देखें, सिंगापुर की एक्सपोर्ट को देखें और छोटे छोटे ममालिक को एक्सपोर्ट को देखें। कॉटेज इंडस्ट्री के लिए कुछ किया उन्होंने? मेरा ख्याल तो कुछ भी नहीं किया। उन्होंने 3000 रुपये प्लेट पे बढ़ा दिए, सोलर प्लेट के ऊपर 18% टैक्स लगा के। यानी अगर अच्छा, अभी ये जो फिगर्स जितने भी हैं ना, ये फिगर्स अभी कंफर्म नहीं है। अभी तो असेंबली में जो आपकी बहस व मुबाहसा चलेगी, उसके बाद इसमें तब्दीलियां होंगी, कुछ चीजें खत्म भी होंगी। क्या ख्याल है आपने? सब बिल्कुल ऐसा ही है शुमाला, यही सूरत हाल है ना। सूरत हाल तो यही है, लेकिन आवाम के लिए रिलीफ की सूरत हाल मुझे कहीं भाई, आवाम के लिए रिलीफ आपको जब आवाम से जब आपका बजट पास हो जाएगा ना कौमी असेंबली से, उस वक्त पता चलेगा एक्चुअली के ये आवाम दोस्त है, आवाम दुश्मन है। जी, आवाम के लिए जो आप फरमा रही हैं, आवाम दोस्त बजट किसको कहते हैं? बिजली के पैसे कम हो जाए। आवाम दोस्त बजट किसको कहते हैं? गैस मुहैया हो जाए, गैस के पैसे कम हो जाएं। आवाम दोस्त बजट किसको कहते हैं? कि जो आप मोबाइल में पैसे डाल रहे हैं उसमें पैसे कम कटें, जो टैक्स में पैसे चले जाते हैं। ATM से भी पैसे निकालने में पैसे कटेंगे भाई। पेट्रोल के पैसे, जैसे आज साहब ने फरमाया कि पेट्रोल के पैसे हमें जो कॉस्टिंग कर रहा है उसके ऊपर जो टैक्सेस और लेवी लग रहे हैं वो कम होने चाहिए, वो नहीं हो रहे। हम 255 रुपये 253 रुपये का इस वक्त भी पेट्रोल खरीद रहे हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो डायरेक्टली आवाम को, मेरी इंडस्ट्री से पूरी आवाम जुड़ी भी नहीं है। पाकिस्तान का कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है या कोई भी है, वो देखें हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से रिलेटेड 72 अलाइड इंडस्ट्रीज हैं। आवाम से उसका क्या ताल्लुक जुड़ा हुआ है कि अगर मेरी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री चलेगी, हमारी इंडस्ट्री चलेगी, तो 72 अलाइड इंडस्ट्री चलेंगी जो लाखों लोगं को जॉब प्रोवाइड रोजगार देते। और मजदूर तबका तो सारा इसी इंडस्ट्री से वाबस्ता है। जो साहब ने फरमाया कि हमारी जो बॉर्डर लाइन है गुर्बत की, वो क्यों बढ़ रही है कि 3 साल से इंडस्ट्री को आप चलने नहीं दे रहे। जब इंडस्ट्री नहीं चलेगी तो आवाम जो है वो गुर्बत में ही आएगी। 3 साल से, 3 साल से इससे पहले चल रही थी, इससे पहले चल रही थी। अच्छा। अदरे बेहतर थी, अच्छा, अदरे बेहतर थी। मगर जिस वक्त से कोविड के बाद से हम सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं, तो सर्वाइवल की जंग लड़ते लड़ते आज हमें 3-3.5 साल हो गए, और इस वक्त कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का वो हाल हुआ हुआ है कि जो 72 अलाइड इंडस्ट्रीज हैं उनकी प्रोडक्शन 30%। अच्छा, कोविड से इतना नुकसान नहीं हुआ। मैं से एक चीज बोला, आपकी बात सवाल, एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी थी प्राइम मिनिस्टर के सरबराही में, मरकब में, जो आबाद की थी और तमाम कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज के रिवाइवल के लिए। उसका क्या हुआ? कोई तजावीज़ काम आई है उसकी बजट में? देखें, जो मैंने प्रोग्राम के शुरू में भी आपसे कहा था कि वफाक ने ऑन बोर्ड ज़रूर लिया, मुसव्वदे तैयार किए गए। हमारे चेयरमैन हसन बख्शी साहब उस कमेटी का पार्ट थे। हमारी पूरी अवेश भाई, मुझे एक छोटा सा ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक ले लूँ तो फिर उसके बाद दोबारा हम जाएँ। नाज़रीन, यहाँ एक छोटा सा ब्रेक चाह लेना है, ब्रेक के बाद हम दोबारा हाजिर होंगे तो ये डिस्कशन का सिलसिला जारी रहेगा साथ में।
वेलकम बैक नाज़रीन। और हमारी बजट ट्रांसमिशन इस वक्त जारी है, अपने ज़ोरों पे है। काफ़ी जो माहिरीन की राय है वो ये इस हक में है कि आवाम को कहीं पे कोई रिलीफ हासिल नहीं हो रहा। और ब्रेक पर जाने से पहले हम अवैस साहब से बात कर रहे थे और मैं ये जानना चाह रही थी कि जो हमारी प्रॉपर्टी की जो कीमतें हैं उन पे कितना असरअंदाज हो जाएगा ये बजट? कोई रिलीफ मिला है यहाँ पर? कोई टैक्सेस में कमी हुई है या फिर टैक्सेस में इजाफा कर दिया गया है इस सेक्टर में भी? लेकिन टैक्सेस में एक दो चीज़ों में कमी ज़रूर हुई है। जैसे पटेल साहब ने भी बैठकर फरमाया कि आप लोग तो खुश होंगे, खुशी का अंदाज़ा हमें तो नहीं हो रहा, मगर जाहिर है बाहर बैठे हुए लोग जो इस तरह देख रहे हैं तो ये समझ रहे हैं कि बस सब कुछ जो देना था वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को, परसेप्शन यही है, परसेप्शन यही है, उस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। देखें, एक हमारे ऊपर 246K और 246C लगाया हुआ था। जाहिर है कोई भी ट्रांसैक्शन होती है दो लोगों के दरमियान होती है, उन दोनों के ऊपर 3% टैक्स था, यानी टोटल मिलाकर 6% टैक्स। अब इन्होंने क्या किया, बायर का टैक्स कम करके 3% से 1.5% कर दिया और सेलर का टैक्स 3% से बढ़ाकर 4.5% कर दिया। तो हम खड़े हुए वहीं 6% के ऊपर। तो मतलब इसमें कौन सा, मतलब कान इधर से पकड़े या इधर से पकड़े? बात तो वही है। बात यह है कि बायर आज खरीद रहा है, कल 6 महीने के बाद उसने बेचना है। जब उसने बेचना है उसने 4.5%, ये 1.5% ये भी देने हैं, 4.5% वो भी देने हैं। तो मतलब ये थोड़ा सा परसेप्शन जो आया हुआ है कि बहुत रिलीफ मिल गया, ऐसा नहीं है। रिलीफ मिला है, टेक्निकली कोई फायदा नहीं हुआ है, कोई ऐसा फायदा हमें महसूस नहीं हो रहा कि मैं ये कहूँ कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बूम कर जाएगी या कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में या प्लॉटों की कीमतों में या लोगों की खरीदारी में जो है वो एकदम इजाफा हो जाएगा। कंस्ट्रक्शन कंपनी कैसे ये सेक्टर बूम करेगा सर? पहले ही पूरा जो कराची है वो तो एक सबसे पहले जो इन्होंने कगदन लगाया है, सबसे पहले तो इन्होंने लगाया है कि नॉन फाइलर प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता, प्रॉपर्टी खरीदने वाला एलिजिबल फाइलर होगा। ये कौन से मुमालिक में, हम पाकिस्तान में बैठे हुए हैं और पाकिस्तान में इन हालात में आप अगर ये चीज़ों की पाबंदी लगा देंगे। जी जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। एक चीज़ जो मुझे आज तक समझ में नहीं आई, ये फाइलर और नॉन फाइलर का क्या डेफिनेशन क्या है? क्योंकि हर शख्स अगर होटल में खाना खा रहा है तो भी वो टैक्स दे रहा है, अगर बिजली का बिल भर रहा है तो भी वो टैक्स दे रहा है, पानी वो खरीद के ले रहा है, गैस वो सिलेंडर से ले रहा है, बिजली वो जनरेटर से हासिल कर रहा है। अपना नाम रजिस्टर्ड नहीं करा रहा ना बिहार में, अपना नाम रजिस्टर्ड नहीं करा मतलब आप रह क्या गया उसके पास? रिटर्न तो नहीं जमा कराना, रिटर्न तो जमा कराना चाहिए। रिटर्न कहाँ मिलते हैं? इनको ये करना चाहिए कि नॉन फाइलर भी अगर प्रॉपर्टी ले रहा है उसको इजाजत दी जाए, नॉन फाइलर प्रॉपर्टी ले, प्रॉपर्टी लेने के बाद आपके FBR में वो टैग हो और टैग होने के बाद FBR उसको लेटर भेजे कि आप अब हमारे फाइलर बन गए हैं, अब आपको हम एज फाइलर ट्रीट करेंगे। तो ये पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान के लिए ही फायदा है। ये तजवीज़ बहुत बेहतरीन। इसमें एक तजवीज़ थी कि मैंने पहले भी बात की थी जब ये वज़ीर ख़ज़ाना आए हुए थे वो ओवरसीज़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स में। आप ये है कि आप दुबई में जाएंगे तो नाई की दुकान खोले या आप ऊपर की दुकान खोले, आपको UAE में आपको बल्दिया से और आपके चैम्बर से आपको रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ती है। अगर आप चैम्बर में जाकर रजिस्ट्रेशन लेंगे तो इसका मतलब कि आपको रिटर्न जमा कराना है, रिटर्न जमा कराएंगे तो मेंबरशिप मिलेगी। इसका मतलब कि आप उसके अलावा इजाजत ही ना दे कि आप किसी को कारोबार करें तो वो सारे के सारे हो जाएंगे। जी अपना आरिफ भाई जी, IMF का कोई कदर है आप लोगों के कारोबार पे? IMF ने FATF के जरिए 4 सेक्टर को इन्होंने सिलेक्ट किया हुआ है ना, जिसमें ज्वेलरी का एक सेक्टर है, उसकी वजह कंस्ट्रक्शन भी एक सेक्टर है, कंस्ट्रक्शन में 4 सेक्टर है। लेकिन मैं आपको ये बताता हूँ कि हमारे सेक्टर की बदनसीबी ये है कि हमारे सेक्टर के गोल्ड है, गोल्ड का इस वक्त जो मैंने कहा कि 3400 से ज़्यादा प्राइस हुई है, उस पर 18% सेल टैक्स लगा हुआ है तैयार ज्वेलरी पे, गोल्ड पे, गोल्ड को इम्पोर्ट पे और गोल्ड की ट्रेडिंग पे। और उसके अगेंस्ट में आप देखिए कि गवर्नमेंट ने जो ज्वेलरी का जो सेल है जो रिटेलर कर रहे हैं उससे 3.5% सेल टैक्स है। तो ये देखिए कि ये कितना कंट्रास्ट है कि मैं 18.5% दे के गोल्ड खरीदूं और जब मैं बेचूं तो 3.5% में। ये 3 साल हो गए हम उनको ये एम्बिग्विटी बताते हैं कि साहब या तो इस पर 18% होना चाहिए या वो 3% होना चाहिए बराबर। गवर्नमेंट ये जो आपने कहा ना कि ये जो इंपोर्ट नहीं करने दे रही है, सिर्फ यही 2 आइटम है, मतलब एक ही आइटम है प्रीशियस मेटल। इंपोर्ट पॉलिसी ऑर्डर में वो कहते हैं कि द इम्पोर्टर हैज टू अरेंज फॉरेन एक्सचेंज हिमसेल्फ। अब मुझे दुबई से गोल्ड खरीदना है तो मुझे दुबई में फॉरेन एक्सचेंज अरेंज करना है। हम 15 साल से गवर्नमेंट के हर इदारे से पूछते हैं कि भाई हमें रास्ता तो बताओ कि मैं दुबई में जाके कोई रास्ता बताने फॉरेन के लिए एक्सचेंज आपको अरेंज तैयार कैसे नहीं करूं। है।
बिल्कुल। वो एक हुंडी हवाला है। अच्छा, हमें हुंडी हवाला है। मियां जाहिद साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है, मौशी तज्जियाकार हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। सूबाई निगरान वजीर IT भी रह चुके हैं। जबरदस्त। तो इंट्रोडक्शन तो सारा आपका हो ही गया, बहुत शुक्रिया मियां जाहिद साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मियां जाहिद साहब बताइएगा, अभी सिंध का बजट आ गया, इससे पहले वफाक का बजट आ गया, सिंध की आवाम को कहीं रिलीफ आप देख रहे हैं इस बजट में? देखिए बात यह है सच्ची, जो मैंने तो सिंध का बजट देखा और सुना नहीं है, तो उस पर मैं ज्यादा कमेंट नहीं कर पाऊंगा। अच्छा, वफाक पे आ जाए। अच्छा, जो गुज़िश्ता तजुर्बात रहे हैं उसके रोशनी में कुछ फरमा दीजिए कि क्या एक्सपेक्टेशन थी, क्या उम्मीद है आपको कि यहाँ पे कुछ बेहतरी आ सकेगी? सिंध की बात कर रही हैं आप? जी जी, मैं सिंध की बात कर रही जी हाँ बिल्कुल। तो देखिए बात यह है कि हमारी जो एंगेजमेंट गवर्नमेंट के साथ सिंध में होती रहती है और जिस तरीके से वो बात करते हैं, उसमें एक तो यह है कि सिंध के जो इंडस्ट्रियल जोन है उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, दूसरे फिर शहरी इलाकों के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है। तो अब अगर हम देखें तो अभी देखिए पानी जो कराची का है उसमें हम गुज़िश्ता कई सालों से सुन रहे हैं, 10-12 साल से सुन रहे हैं कि K4 का प्रोजेक्ट आ रहा है, और वो K4 का प्रोजेक्ट जो है वो बनने का नाम नहीं देता, और उससे कराची के अवाम आप देख रहे हैं कि पानी के टैंकर किस तरीके से उन्हें लेने पड़ते हैं, फिर वो टैंकर किस तरीके से गरीब अवाम को कुचलते हैं, मोटरसाइकिल वालों के ऊपर चढ़ जाते हैं, फिर डंपर मोटरसाइकिल वालों पर चढ़ जाते हैं। अच्छा, सेफ सिटी का हम सुन रहे हैं कई सालों से, अच्छा इबराज से कभी वो सेफ सिटी का जो है वो फर्स्ट फेज शुरू हो गया, फिर पता लगता है कभी वो दूसरा फेज शुरू हो गया, लेकिन वो उसके फेज ही खत्म होने का नाम नहीं लेते। और सेफ सिटी आप देखें, कराची जैसा बड़ा शहर जो है, मेट्रोपॉलिटन शहर है, जो कि दुनिया के गालबन 100 ममालिक से बड़ा शहर है, और उसमें भी अगर हम सेफ सिटी नहीं प्रोवाइड कर पाए अभी तक पब्लिक को, तो उससे आप देखने के स्ट्रीट क्राइम्स की क्या कैफियत है और लोग उसमें कितने परेशान है। अभी शायद 50 बसेस का, इलेक्ट्रिक बसेस का अनाउंस किया है कराची के लिए। पहले इनसे वफाक का सुनना, इसलिए वफाक अच्छा, का बताया। अच्छा, आप वफाक में वफाक। बताइएगा कि 2025-26 का जो आया, चूंकि FPCC फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ इंडस्ट्री से आपका ताल्लुक है, तो क्या समझते हैं कि मुल्क पे इसके क्या असरात हैं, मनफी या मस्बत? लेकिन ये जो बजट आया है बेसिकली अगर देखा जाए कि अवाम को क्या मिला है, तो अवाम को तो छोटी छोटी थोड़ी थोड़ी कुछ चीजों में रिलीफ मिला है, जो कि ऐसा कोई खास काबिल जिक्र रिलीफ नहीं है। कुछ सैलरी पर्सन भी थोड़ी सी वो कम हो गए हैं, टैक्स कम हो गए हैं, कुछ और इस तरह के छोटे छोटे रिलीफ हैं। लेकिन अगर उसको देखा जाए इसमें जो उन्होंने जैसे ये कंस्ट्रक्शन सेक्टर है रियल एस्टेट का, तो उसमें जो टैक्सेशन को सही किया है, और उसके साथ कुछ छोटे घरों के लिए उन्होंने मॉर्गेज स्कीम शुरू की है, तो उस समय समझता हूँ कि घरों की जो किल्लत है पाकिस्तान में उसको दूर करने में मदद मिलेगी। और उसके साथ साथ तकरीबन 50 के करीब इंडस्ट्रीज जो हैं जो इनके साथ अलाइड होती हैं, जैसे कोई कील दे रहा है, कोई कब्जे दे रहा है, कोई लकड़ी दे रहा है, कोई सीमेंट दे रहा है, कोई सरिया दे रहा है, तो इस तरीके से उन लोगों को रोजगार मिलेगा। तो ओवरऑल पाकिस्तान में रोजगार की जो सिचुएशन है बेहतर, लोगों की किल्लत जो है वो कम होगी, और जो छोटे घर हैं गरीब लोगों के उनको कर्ज मिलने में आसानी होगी। तो इस तरीके से मियां साहब, ये जो IMF, इसको लोग कहते हैं IMF का बजट है, अभी IMF के बजट में इन्होंने 10% तो अपने लोगों के पेंशन में इजाफा किया, लेकिन अपनी तो उन्होंने 600% तनख्वाह में इजाफा कर लिया, तो IMF को इस पर इतराज नहीं? अब देखें, पहली बात तो इसमें तो सीख लेनी चाहिए कि IMF के बजट के हवाले से, फॉर एग्जाम्पल अगर खुदा खासकर मुझे अगर कोई प्रॉब्लम हो हार्ट की और मैं डॉक्टर के पास जाऊँ तो मुझे हार्ट की दवाइयाँ लिख के थे, हम ये कहेंगे ये तो डॉक्टर की दवाइयाँ हैं। तो बात यह है कि जब आपने वो दवाई तो खानी है ना, अगर आपको प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम तो है पाकिस्तान में इकॉनमी की। आपको पता ही है कि जो हमारी सूरत हाल है, जो हम 2.5 साल पहले जो है बैंकरप्सी की पोजीशन में थे, और वो बैंकरप्सी की पोजीशन में इसलिए थे कि हमने $80 अरब की चीजें मंगवा ली थे, हमारे पास $60 अरब, तो $20 अरब का खसारा था। तो वो हमने इस चक्कर में कि ये हमारा GDP 6% हो जाए, उस चक्कर में हमने इम्पोर्ट ज्यादा कर ली $20 अरब की। तो अब अगर वो खसारा होगा तो फिर लोगों के घरों पे जाना पड़ेगा, घर घर जाना पड़ेगा, कस्टोल लेके तो हमें कुछ पैसे दे दो। तो वो हम बैंकरप्सी पे जा रहे थे। अब बैंकरप्सी के बाद जो है हमारी -2% थी, अब वो ग्रोथ 2.7% हो गई है। तो ये बेबी स्टेप्स है, और बेबी स्टेप्स से इस वक्त जो सिचुएशन है हमारी, वो बेबी स्टेप्स में ही आगे बढ़ सकते हैं। अगले साल 4.2 होगा इंशाल्लाह करेगा। फिर आपने ये भी देख लिया, जंग ने भी जंग जीती है, जंग में भी हमने बड़ी बेहतरीन जो मुजाहरा किया है। फिर अभी जो हमारी फॉरेन डिप्लोमेसी है उसमें भी हम बड़े अच्छे जा रहे हैं। ये जहाँ तक इकॉनमी का ताल्लुक है, तो इसमें भी हम उस क्राइसिस से निकल आए हैं जो कि बड़ा सीरियस था। 25% गई थी वो 38% की बजाय आ गई आपकी 0.3% पे।
अच्छा फॉरेन रेमिटेंस जो है वो हमारे किसी दोस्त ने कहा था कि पाकिस्तान में पैसे नहीं भेजना, वो 30 की बजाय 38 अरब डॉलर आ गए, तो 8 अरब डॉलर फालतू आ गए हमारे पास। तो उससे जो हमारा जो ट्रेड डेफिसिट, मियां साहब बहुत शुक्रिया, मियां साहब बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया और आपने अपनी ख्यालात से इज़ार किया। चूँकि वक्त का हमारे पास थोड़ा महदूद होता है, इसलिए से मेरे पास मेहमान भी हैं, उनसे भी गुफ्तगू जी शुमाना मैं ख्याल है कि मैं आपसे अर्ज ये कर रहा था कि ये हमारे ट्रेड की बदनसीबी ये है कि इसकी पॉलिसीज इतनी अजीब सी बनी है। जैसे कि मैंने अपना गोल्ड है उसको मैं एक्सपोर्ट करता हूँ और वो गोल्ड की वापसी में करता हूँ तो उसमें मुझे 18% सेल टैक्स देना है। मैं अपनी ज्वेलरी को एग्जीबिशन में सेल करने के लिए 5 किलो लेके जाता हूँ, वहाँ 4 किलो बिकती है, 1 किलो वापस लाता हूँ, तो उस पर गवर्नमेंट कहती है कि मुझे सेल टैक्स दो। पिछले साल सलीम मानवीवाला साहब ने बड़ी मेहरबानी की, क्योंकि हमारा पूरा सेक्टर को जैसे अभी इन्होंने बंद किया है ना, पिछले साल भी बंद किया था। सलीम मानवीवाला साहब ने हमें सिर्फ एक विंडो खोली है, वो एक इंटरेस्टमेंट स्कीम है उसकी, बाकी सारा एसआरओ है वो कहता है कि उसमें एग्जम्पशन है, लेकिन इसके रिलेवेंट लॉज और एक्ट में जाते हैं तो वहाँ एग्जम्पशन जो है ना इनकॉर्पोरेट नहीं है। एक गवर्नमेंट का एसआरओ कहता है कि एग्जम्पशन है, लॉज कहते हैं कि एग्जम्पशन नहीं है। इतनी बदकिस्मती है इस सेक्टर की कि इसकी वजह से सारा सेक्टर पैरालाइज्ड है, नहीं चल रही है। इसमें कोई इंडस्ट्री, ना तो इसमें एक इन्वेस्टमेंट होती है, ना एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, सिर्फ जबानी SIFC और दुनिया भर में ये कहते हैं। मेरे ख्याल में शुमारा सोना तो वो चीज़ है जो कि गरीब से लेके अमीर तक जो है अपनी हैसियत के हिसाब से इस्तेमाल करता है। बिल्कुल, सोना जो है वो गरीब जो है वो सो जाता है बेचारा रात को सुकून की नींद, और अमीर जो है वो जागते रहते हैं कि लूट ना जाए लूट ना जाए। बिल्कुल। अच्छा महमूद आमिर साहब, मैं आपसे भी यही पूछना तो चाहूँगी, ये जब तक पॉलिसी, मेरे ख्याल एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है मुझे, एक छोटा सा ब्रेक है नाज़िल, और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं तो गुफ्तगू का जारी रहेगा, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, और गुफ्तगू के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक पर जाने से पहले आरिफ साहब कुछ बता रहे थे, आरिफ साहब कंटिन्यू कीजिएगा। जी, मैं ये अर्ज कर रहा था कि ये पॉलिसी का इतना फुकदान है कि एक पॉलिसी दूसरे पॉलिसी को कंट्रास्ट कर रही है, उसको निगेट कर रही है। हमारा इंपोर्ट पॉलिसी ऑर्डर में बता रहा था कि वो कहता है कि फॉरेन एक्सचेंज मुझे दुबई में इंपोर्ट करना है तो मुझे फॉरेन एक्सचेंज वहाँ अरेंज करना है। एक ही रास्ता है कि मैं हुंडई या हवाले से मैं अपना फॉरेन एक्सचेंज वहाँ अरेंज करूँ और गोल्ड लेके आऊँ। तो क्या गवर्नमेंट ये चाहती है, उन्होंने हुंडी और हवाले को हलाल कर दिया है, इसकी सर्टिफिकेट दे दें कि साहब आप हवाला करेंगे तो आपसे कोई पूछेगा नहीं। 15 साल से पाकिस्तान में 1 ग्राम बिलाल साहब गोल्ड इंपोर्ट नहीं हुआ है, और ये सारी 15 साल हो गए कमर्शियली 1 ग्राम इंपोर्ट नहीं हुआ है, और ये जो पूरा निज़ाम चल रहा है, तो ये कहाँ से ये स्मगलिंग है ना। ये लोगों के पास, यही गवर्नमेंट के अफसर जब मीटिंग में जाते हैं तो वो हमसे पूछते हैं कि जब इंपोर्ट नहीं हुआ तो ये आया कहाँ से। हम कहते हैं आपके नाक के नीचे से आया है। हर बॉर्डर पे, हर एयरपोर्ट पे, हर सी पोर्ट पे तो आप बैठे हुए हैं, ये तो वहाँ से आ रहा है। आप उन्हें ये भी बताते हैं कि आपका हिस्सा आपको मिला तो था, या बताते हैं? नहीं, जाहिर है बगैर नाक के नीचे से आएगा, नाक के नीचे से मतलब यही है ना। तो ये देखिए कि ये जो एक दुकान में, ये जो कोई ऐसा तो नहीं है ना कि ऑफिस के कोई 7th फ्लोर पे मैं ऑफिस लेके बैठा हूँ, मैं तो जेबुनिसा स्ट्रीट के मेन रोड पे बैठा हुआ ना। गवर्नमेंट को पता नहीं है कि ये जो गोल्ड कहाँ से आया है, और ये सबसे पूछ रहे हैं कि ये गोल्ड आपके पास आया कहाँ से। तो ये एक, फिर एक्सपोर्ट में वो कहते हैं कि आप 760 के अलावा आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। स्टेट बैंक की एक स्कीम है कि मैं $5000 का बगैर डॉक्यूमेंटेशन के मैं एक्सपोर्ट कर सकता हूँ। वहाँ हम एक्सपोर्ट करने के लिए जाते हैं, कहते हैं 760 में आप जो है एक्सपोर्ट कीजिए। EFS बनाया, एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम, उसमें हमने चाहा कि हम एक्सपोर्ट करें। वहाँ जब हम गए तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप 760 में ही एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब आपके पास अगर कुछ तजावीज़ है तो वो जल्दी से बताइएगा, क्योंकि अब टाइम कम है ना, तो दीगर जो हमारे गेस्ट हैं उनसे भी तजावीज़ तो गवर्नमेंट के हर टेबल पे और हर, चले यहाँ भी बता दें, हो सकता है 760 को इम्प्रूव कर दें। 760 में जो कंडीशंस हैं कि जो इतनी डिफिकल्ट है कि इसमें से 90% लोग इससे बाहर हो गए। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। वो ये कहते हैं कि भाई कि आप फॉरेन कंट्री में एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट के बगैर आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट वहाँ की एम्बेसी, वहाँ से चैम्बर से अटैच कराएं आप, और पाकिस्तान का मिशन बाहर है उससे आप अटैच कराएं। ठीक है। आरिफ पटेल साहब तो जाके कर लेंगे,
लेकिन जो बेचारा वर्कशॉप लेके बैठा है वो कहाँ वो कहाँ से जाएगा, करेगा? वो कैसे बिल्कुल। करेगा, इसीलिए वो सारे एक्सपोर्टर बाहर चले गए। बिल्कुल। मैं आपको दूसरी इसकी मिसाल देता हूँ कि उसमें एक वैल्यू एडिशन नॉर्म्स बिलाल साहब दिया हुआ है, 13% मुझे गोल्ड की वैल्यू का रेमिटेंस लेके आना है। ठीक है। इसका मतलब कि ये $15 पर ग्राम होता है, मार्केट में मुझे मिलता है 4 ग्राम $5, गवर्नमेंट मुझे कहती है कि रेमिटेंस कराओ $15। ये तो मुमकिन ही नहीं है। महमूद साहब, आपके पास अगर कुछ तजावीज़ हो आपके अपने सेक्टर से मुतालिक, अब जो होना था बहरहाल हो गया, लेकिन इसके बावजूद आप देखते हैं कि जब बजट के बाद भी कुछ चीज़ें चलती रहती हैं, जैसा कि बिलाल साहब ने पहले भी फरमाया। अभी जो आपने कहा था हुण की करिए। जी हाँ, मैं इस पर कहना चाह रहा था कि अभी बात हो रही थी, देखिए जो 680 अरब रुपए के टैक्स लग जी। गए, उसमें जो वापसी की कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन मैं यहाँ कराची का जो अलमिया है वो ज़रूर पेश करना चाहता हूँ कि देखिए कराची जो है पाकिस्तान की माशी हब है। 70% रेवेन्यू ये जनरेट यहाँ से होता है मरकज़ को, 90% गवर्नमेंट ऑफ सिंध को देता है। लेकिन जो इस वक्त हमारे साथ अलमिया है वो ये कि K4 मंसूबा जो 23 साल पहले मुकम्मल हो जाना चाहिए था, नमजुल्लाह खान साहब के ने शुरू किया था, K3 उन्होंने शुरू करके मुकम्मल किया, वो आज तक नहीं हो सका। और 40 अरब रुपया चाहिए और हुकूमत ने इस बजट के अंदर 3.2% रखा है। तो इसका मतलब ये कि मरकज़ी हुकूमत हमें उसी तरह महरूम रखना चाहती है पानी से। इस वक्त सूरत हाल ये है कि कराची के अंदर अगर गजा के अंदर लोग बर्तन लिए फिर रहे हैं वहाँ के बच्चे, तो कराची की गरीब आबादियों के अंदर ऐसा ही है, केन लिए हुए बच्चे पानी के लिए। अच्छा, आप कह रहे हैं ना $500 रुपए का एक केन पानी का बिका है। आप ये कह रहे हैं ना महमूद साहब K4 का मंसूबा जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। K4 का मंसूबा कैसे मुकम्मल होगा, आप मुझे बताइए। K4 के मंसूबे के आगे पाकिस्तान जो कराची का जो बॉर्डर लाइन है जहाँ से उसको पानी आगे देना है, ऑगमेंटेशन कहाँ है उसके आगे? आप कोई लाइन है जहाँ से अगर वहाँ तक K4 का मंसूबा मुकम्मल कर भी लेते हैं तो आगे क्या? देखिए, प्लानिंग वही बात है कि पॉलिसीज, कोविड का तो सिर्फ एक नाम था, कोविड के बाद जो पॉलिसीज में जो इतना बुरा हाल हुआ है इसकी वजह से बहुत ज्यादा नुकसान। K4 मंसूबा जो बनाया गया था वो किसी चीज को मद्देनजर रख के बनाया गया था ना, कि हमने उसको हब डैम से लेना है या बलोचिस्तान से लेना है। हम कराची वालों की एक मसला हो गया, K4 के पीछे पड़ गए। अब K4 के अलावा भी दुनिया में और भी मसला है। 23 साल से मुकम्मल ही नहीं हो रहा आपका प्रोजेक्ट, आप इसको बात करेंगे। आप मुझे बताइए कि कराची शहर में तो ये उन्होंने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर में खासतौर पे ये जो कॉरिडोर, ये ग्रीन कॉरिडोर थे 3 साल से नहीं बन रहे। आप इसकी भी बताएं ना कि क्यों नहीं बन रहे सर, किस चीज का रोना? K4 तो है ही, K4 का क्या रोना? आप तो जो है देखिए, पानी तो बुनियादी जरूरत है ना, उसका जिक्र हम करेंगे, लेकिन हमारे साथ अगर बजट में मजाक किया जाएगा तो उसका रोना तो मेरा हक बनता है ऐसे कराची। रोना बिल्कुल बनता है, आप सही कह रहे हैं महमूद साहब। और मैं आपसे बात करूंगी वैसा कि जितना नुकसान यहाँ पर बिल्डर्स ने पहुंचाया है कराची को, जितनी हाई राइज बिल्डिंग्स, तजावजात और जितने ये पोर्शन माफिया भी, इतना किसी और सेक्टर में नहीं नुकसान पहुंचा है, इसको आप मानेंगे? देखिए, ये मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा। अच्छा। पोर्शन माफिया से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, हम उसके खिलाफ हमेशा से हैं और उसका कोई भी पोर्शन माफिया में काम करने वाला आबाद के अम्ब्रेला के अंदर नहीं है। बिल्कुल, पोर्शन माफिया वो लोग हैं जो इलीगल कंस्ट्रक्शन करते हैं। आबाद हमेशा से, मैं उसके ऊपर आ रहा हूँ, मैं इसके ऊपर आ रहा हूँ। पोर्शन माफिया की आपने बात की, पोर्शन माफिया का कोई भी शख्स काम करने वाला आबाद का बिल्डर नहीं है, तो आबाद का कोई हाथ पोर्शन माफिया के ऊपर नहीं है। हम तो हर प्लेटफॉर्म के ऊपर ये बात करते हैं कि पोर्शन माफिया में काम करने वाले में जो लोग इन्वॉल्व हैं उनको भी सजा दें और जो इदारे इन्वॉल्व हैं उनको भी सजा दें। बेशक, बगैर इदारों की इन्वॉल्वमेंट के, बगैर उन लोगों के पोर्शन माफिया भी काम नहीं कर सकते। अब जो SBCA में फाइलें भी गायब हो गई, कितनी चोरी हो गई। दूसरी बात जो आपने कही, मुझे बताइए कि शहर में अगर खूबसूरती में बिल्डिंग नहीं होती तो इस वक्त तो आपका ये जंगल ही रहता जो साकिब निसार साहब को चाहिए था या साबिक चीफ जस्टिस साहब को चाहिए था। 72 का कराची और 73 का कराची। आप कैसी बात कर रहे हैं? ना हवा साफ है, ना यहाँ पर पानी है। हवा जमीनी पानी आप देखें 200 मीटर से नीचे चलने जा चुका है। आप एक बात बताएं, कानून लाने वाले आप इदारे, अगर कोई बिल्डिंग बनी है गैर कानूनी तो उस बिल्डिंग का हशर भी आपने देखा होगा। मेरे ख्याल से इस वक्त शहर में 1-2 केसेस की बात नहीं है, नहीं, तो वो बिल्डिंग लीगल थी, जिन पे एक्शन लिए गए वो बिल्डिंग लीगल थी, सारे अपने NOCs लेने के बाद बनी गई थी। कराची में इस वक्त इलीगल कंस्ट्रक्शन
सिर्फ पोर्शन माफिया कर रहा है। बिल्डिंग्स में कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन नहीं है, एज पर बिल्डिंग प्लान, एज पर लॉ बनाई जाती है, जिसकी इजाजत गवर्नमेंट हमें देती है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या फेडरल। मतलब कि उसमें मतलब जिम्मेदार दोनों ही हैं, चाहे वो जो एनओसी दे रहा है, गुनाहगार दोनों ही हैं। मतलब कि जो